डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया। एक बार पुनः आप समझें। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, संक्षारक होते हैं, इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक अम्ल, दही में पाया जाने वाला लैक्टिक अम्ल, इमली में पाया जाने वाला टार्टरिक अम्ल, ये सब अम्लों के उदाहरण हैं। क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, इनको छूने पर ये चिकने लगते हैं, इनका जलीय विलयन भी विद्युत का चालक होता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से बने पदार्थ लवण कहलाते हैं। हमने आपको बताया कि जो लवण बनता है, इस लवण में धनायन क्षार में से आता है और जो ऋणायन होता है लवण का, वो अम्ल में से आता है। लवण अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। जब लवण बनता है तो उस लवण के अंदर क्षार में से धनायन आता है और अम्ल में से ऋणायन आता है। आप सभी जानते हैं कि अम्ल का धनायन फिक्स होता है H+। अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन धनायन देते हैं। और क्षार का ऋणायन फिक्स होता है हाइड्रोक्सिल आयन, OH-, हाइड्रोक्साइड। आपको मैंने 3 उदाहरण दिए थे कि आप उनको घर पर सॉल्व करके देख सकें। आपको समझ में आया या नहीं आया, इस बात का पता लगा सकें। एक उदाहरण दिया था हमने आपको सोडियम कार्बोनेट का। पूछा था कि ये जो लवण है, बताइए इसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, यानी किस अम्ल और किस क्षार की क्रिया से ये बना है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी pH का मान क्या है, आदि बातें हमने आपसे हल करने के लिए कही थी। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें धनायन है सोडियम और ऋणायन है कार्बोनेट। ये जो धनायन आया है Na, ये क्षार में से आया है। धनायन क्षार में से आता है, आपको बता रखा है हमने। लवण के अंदर जो धनायन आता है वो क्षार में से आता है, तो ये क्षार में से आया है धनायन। और क्षार का ऋणायन फिक्स होता है OH। इसका मतलब ये हुआ कि इस लवण में जो क्षारक है वो है NaOH। इसी प्रकार से ये जो कार्बोनेट ऋण आयन आया है, ये आया है अम्ल में से। तो कार्बोनेट ऋण आयन अम्ल का हो गया, और अम्ल का धनायन फिक्स है H+। तो इनकी क्रिया से, इनके संयोग से जो बनेगा वो बनेगा H2CO3, यानी कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्पष्ट है कि सोडियम कार्बोनेट लवण कार्बोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की क्रिया से बनता है। चूंकि ये जिन अम्ल और क्षार की क्रिया से बना है, उनमें से क्षारक
प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट जो लवण है इसकी प्रकृति क्षारीय होगी, यानी ये क्षारीय प्रकृति का होगा। आप मिलान कर लें, हमने आपको घर पर ये सॉल्व करने के लिए दिए थे, क्या आपने सही किए या गलत किए, अब आप मिलान कर सकते हैं। क्षारीय प्रकृति का है और आप जानते हैं कि क्षारीय प्रकृति के पदार्थों की जो पीएच होती है वो 7 से अधिक होती है, तो पीएच की वैल्यू इसकी 7 से अधिक होगी। इसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण दिया था कैल्शियम क्लोराइड का, कि जो कैल्शियम क्लोराइड लवण होता है इसमें कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार होता है, यानी कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार मिलकर के और कैल्शियम क्लोराइड लवण बनाते हैं। लवण का नाम लिखा मैंने कैल्शियम क्लोराइड CaCl। तो कैल्शियम इसमें धनायन है और क्लोराइड इसमें ऋणायन है। आप जानते हैं कि ये जो धनायन है ये क्षार में से आता है और जो ऋणायन है ये अम्ल में से आता है, और अम्ल का धनायन फिक्स है H+ और क्षार का ऋणायन फिक्स है OH-। तो Ca+ और OH- इन दोनों के संयोग से बना CaOH का होल ट्वाइस, और H+ और Cl- के संयोग से बना HCl। तो स्पष्ट है कि ये कैल्शियम क्लोराइड जो लवण है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार की क्रिया से बना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, जल में विलीन होकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, इसलिए प्रबल अम्ल है। और ये जो क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षारक है। चूंकि अम्ल प्रबल है इसलिए कैल्शियम क्लोराइड जो लवण है इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। चूंकि प्रकृति अम्लीय है इसलिए पीएच का मान 7 से कम होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण भी हमने आपको दिया था कैल्शियम सल्फेट का, कि कैल्शियम सल्फेट के बारे में बताइए कि कैल्शियम सल्फेट किस अम्ल और किस क्षार की क्रिया से बनता है। कैल्शियम सल्फेट, तो आप इसके धनायन और ऋणायनों को अलग करके लिख लें। इसमें धनायन है Ca+2 कैल्शियम और ऋणायन है SO4-2। अब आपको पता है ये धनायन क्षार में से आता है और ये ऋणायन अम्ल में से आता है। अब अम्ल का धनायन फिक्स है H+ और क्षार का ऋणायन फिक्स है OH-। अब इन दोनों के संयोग से Ca+2 और OH-1 के संयोग से बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षार बनेगा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H+ और SO4-2 के संयोग से बनेगा H2SO4 अम्ल। तो स्पष्ट है कि कैल्शियम सल्फेट जो लवण है ये लवण सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार की क्रिया से बना है। चूंकि H2SO4 प्रबल अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, एसिडिक होगी और इसकी पीएच का मान 7 से कम होगा। यहां तक हमने आपको कल बताया था, ये 3 उदाहरण घर से करने को दिए थे, आपने किए होंगे। प्रिय बच्चों, साथ साथ याद करें, समझने का प्रयास करें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे YouTube चैनल से कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई नई वीडियो जो रोजाना मैं भेज रहा हूँ
वो आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन वो पहुंच सके आप तक। अब अम्ल क्षार संकल्पना, अम्ल क्षार संकल्पना। अम्ल और क्षार को कई वैज्ञानिकों ने, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बताएं आरेनियस की संकल्पना। आरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना। आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। आरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना। आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर, वियोजित बोल दें या अपघटित बोल दें, एक ही बात है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। जैसे HCl को हम पानी में मिलाएं, यानी इसमें पानी मिला दें, एक्वस जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन, यानी HCl में पानी मिलाया तो ये जो HCl है ये पानी में मिलकर वियोजित होगा, अपघटित होगा हाइड्रोजन धनायन में और क्लोराइड ऋणायन में। तो HCl ने जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन दिया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये HCl अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4, इसको भी यदि हम पानी में मिलाएं तो ये भी वियोजित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा और हाइड्रोजन धनायन देगा, 2 हाइड्रोजन धनायन देगा और एक सल्फेट ऋणायन देगा। क्योंकि H2SO4 भी वियोजित होकर के जल में हाइड्रोजन धनायन दे रहा है, इसलिए ये भी अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है। क्यों है? क्योंकि जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देता है और नाइट्रेट ऋणायन देता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये भी अम्ल है। यदि आपने इसको पानी में घोला तो ये H धनायन देगा और एसीटेट ऋणायन देगा, HCOO-। एसीटेट ऋणायन देगा CH3COO-, CH3COO-। तो ये भी अम्ल है। चूंकि ये आंशिक रूप से वियोजित होता है, कुछ भाग इसका अवियोजित रूप में रह जाता है, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये प्रबल अम्ल है क्योंकि ये जल में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। नोट कर ले, आरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना में हमने आपको पहले अम्ल बताए हैं। इसमें बताया है कि आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर या जल में वियोजित होकर या जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। जैसे HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनके नाम याद रखें, कोष्टक में मैं लिख रहा हूं, आप नीचे लिख लें इनके नाम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं, नमक का अम्ल। दूसरा है H2SO4, इसका नाम हमने आपको बताया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल। HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। एक अन्य नाम है इसका सूर्य का अम्ल। इसको सिरके का अम्ल भी कहा जाता है, सिरके में मिलता है इसलिए। क्षार, आर्हेनियस के अनुसार पहले आप इसको देख लें, ये अम्ल जो है जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ये जो हाइड्रोजन धनायन हैं ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और चूंकि ये पानी में दिए गए हैं इसलिए पानी से ये क्रिया कर लेते हैं और ये बना लेते हैं H3O+ आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो आप अम्ल की परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये H धनायन ही जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, इसलिए दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं या हाइड्रोनियम धनायन देते हैं। इसके बाद क्षार, आर्हेनियस के अनुसार, साथ में नोट कर लें, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर या वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन, OH- आयन देते हैं। नोट कर लें, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं।
आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर या वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन, हाइड्रोक्साइड ऋणायन भी इसको बोल सकते हैं, OH ऋणायन देते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम इसे पानी में घोलें तो ये Na धनायन देगा और OH ऋणायन देगा। क्योंकि NaOH को पानी में घोलने पर ये OH ऋणायन दे रहा है, इसलिए आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार ये क्षार है। इसी तरीके से KOH, यदि आप इसे जल में घोलें तो ये जल में वियोजित होकर K+ आयन देगा, पोटेशियम धनायन देगा और OH ऋणायन देगा। तो ये भी OH ऋणायन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल ऋणायन दे रहा है, इसलिए क्षार है। CaOH का होल ट्वाइस, इसको यदि आप जल में घोलें तो ये कैल्शियम धनायन देगा और OH ऋणायन देगा। तो ये भी OH ऋणायन दे रहा है, इसलिए क्षार है। नोट कर लें, आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। जैसे NaOH क्षार है क्योंकि जल में घुलकर OH ऋणायन दे रहा है, KOH क्षार है क्योंकि जल में विलीन होकर OH ऋणायन दे रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है क्योंकि जल में विलीन होकर OH ऋणायन दे रहा है। इनके नाम, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। रसायन विज्ञान का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साधारण नाम कास्टिक सोडा है। इसी तरीके से KOH, रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साधारण नाम कास्टिक पोटास है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साधारण नाम इसे चूने का पानी कहा जाता है, चूने का पानी या बुझा चूना भी बोलते हैं इसको, बुझा चूना। तो आर्हेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना हमने आपको बताई। एक बार फिर से ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक सुने। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं या हाइड्रोनियम धनायन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन यानी OH ऋणायन देते हैं। उदाहरण हमने आपको बताए, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, ये क्षार हैं क्योंकि जल में इनको जब विलीन किया जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। इसके बाद अम्ल क्षार संकल्पना हम दूसरी ले रहे हैं जो ब्रोस्टेड लोरी ने दी थी। ये आर्हेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना आपको बताई। अब अम्ल क्षार संकल्पना दूसरी है जो ब्रोस्टेड लोरी ने दी है, यानी ब्रोस्टेड लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना, ब्रोस्टेड लोरी।
की अम्ल क्षार संकल्पना। ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार, ब्रोस्टेड नोट कर ले मेरे साथ साथ, ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन H+ आयन दाता होते हैं। ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं। इसके विपरीत क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन H+ आयन ग्रहण करते हैं या ग्राही होते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही है। देखिए, आर्रेनियस ने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो H धनायन देते हैं जल में, और जो क्षार होते हैं वो OH ऋणायन देते हैं जल में। लेकिन अम्ल और क्षार ऐसे भी होते हैं जिनमें H धनायन और OH ऋणायन होते ही नहीं है। जब है ही नहीं तो देंगे कहां से? तो ऐसे अम्ल और क्षार जो H धनायन और OH ऋणायन नहीं देते, उनको आर्रेनियस की संकल्पना से नहीं समझा जा सकता। तो फिर एक नई संकल्पना दी गई अम्ल और क्षार को समझाने के लिए, और वो दी ब्रोस्टेड-लोरी ने। तो ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी हाइड्रोजन धनायन ग्रहण करते हैं। जैसे H2O प्लस NH3 अमोनिया, NH3 इस क्रिया में बनता है OH ऋणायन और NH4 धनायन। जल की अभिक्रिया अमोनिया से, इस क्रिया में OH ऋणायन बनता है और NH4 धनायन बनता है, अमोनियम धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋणायन। आप ध्यान से समझें, अपन चाहें तो इस H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ OH माइनस, H और OH लिखते हैं, H और OH से मिलकर के बना है H2O, यानी इसके अंदर H धनायन है और OH ऋणायन है। तो जब इसकी क्रिया अमोनिया से होती है तो OH ऋणायन बनता है और अमोनियम धनायन बनता है। आप देख रहे हैं कि ये जो HOH है, ये HOH है, यहाँ पर ये OH ही रह गया, इसका मतलब HOH ने वो प्रोटॉन का त्याग कर दिया, यानी ये प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता। H निकल गया, इसमें से केवल क्या रह गया? OH माइनस। H2O को आप H+ OH माइनस भी लिख सकते हैं, यानी HOH लिख सकते हैं इसको। तो H इसने दे दिया और रह गया केवल OH माइनस। इसी तरीके से अब ये है NH3, ये प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही। HOH में से जो H निकला है, प्रोटॉन निकला है, उसको NH3 ने ग्रहण कर लिया। तो NH3 प्लस H+
तो ये हो गया अमोनियम प्लस आयन। H3 में एक H जुड़ा तो H4 हो गया, और हाइड्रोजन का जो धन आयन है वो ये आ गया, तो NH4 प्लस। तो जल ने प्रोटॉन दिया, इसलिए जल हो गया अम्ल, और अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, ग्रहण किया, इसलिए ये हो गया क्षार। इस क्रिया में H2O ने प्रोटॉन दे दिया, और प्रोटॉन देने के बाद ये बदल गया OH माइनस में। इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार किसका संयुग्मी क्षार है? ये H2O का। H2O अम्ल है और ये OH माइनस इसका संयुग्मी क्षार है। NH3 इसने प्रोटॉन लिया है, इसलिए ये क्षार है। NH3 क्षार है, और यहां पर ये प्रोटॉन ले रहा है, और प्रोटॉन लेकर के NH4 प्लस में बदल गया, यानी ये संयुग्मी अम्ल हो गया। संयुग्मी अम्ल। तो जल का संयुग्मी क्षार है OH, और अमोनिया का संयुग्मी अम्ल है NH4 प्लस। यानी जो अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार बनेगा, और जो क्षार है उसका संयुग्मी अम्ल बनेगा। ये है ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करें। ये जो H2O है, आप इसको HOH लिख करके भी समझ सकते हैं, एक ही बात है, HOH। जब ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है अमोनिया से, तो इस क्रिया में ये इस H प्लस को त्याग रहा है। चूंकि ये H प्लस यानी प्रोटॉन को त्याग रहा है, दान कर रहा है प्रोटॉन का, इसलिए अम्ल है। जब इसने प्रोटॉन निकाल दिया तो रह गया क्या? OH माइनस। ये जो OH माइनस बना है, ये इस अम्ल का संयुग्मी क्षार है। अब ये जो H प्लस निकला, उसको NH3 ने ले लिया, तो NH3 इसमें जुड़ गया, तो बन गया NH4 प्लस। तो ये NH3 तो यहाँ क्षार है, और ये जो NH4 प्लस बना है, ये इसका संयुग्मी अम्ल है। एक और उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। मैं दूसरा एक उदाहरण दूं। HCl प्लस H2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जल से H2O से। इस क्रिया में बनता है Cl माइनस आयन प्लस H3O प्लस। प्रिय बच्चों, ध्यान से देखें, ये HCl है, इसमें H धनायन है और Cl ऋणायन है। जब रासायनिक क्रिया हो रही है तो ये HCl जो है वो केवल Cl में बदल रहा है। इसका मतलब ये प्रोटॉन का दान कर रहा है, त्याग कर रहा है। चूंकि HCl प्रोटॉन दाता है, इसलिए ये अम्ल है। HCl में से H निकल गया, तभी तो Cl माइनस बचा, तो ये HCl अम्ल हो गया, क्योंकि इसने प्रोटॉन का दान किया है। और इस अम्ल से ये जो बन गया Cl माइनस ऋणायन, ये इसका संयुग्मी क्षार कहलाता है। संयुग्मी क्षार। इसी तरीके से ये जल है H2O, वही HOH भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो H2O है, ये जो H निकला है, ये इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया H3O प्लस। तो चूंकि इसने H ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, इसलिए ये हो गया क्षार,
और ये इस क्षार का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल। नोट कर लें आप, बिल्कुल सरल सी बात है। ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन त्यागते हैं, यानी हाइड्रोजन धनायन त्यागते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जैसे इस क्रिया में जल HOH ये प्रोटॉन त्याग रहा है और OH ऋण आयन में बदल रहा है, तो चूंकि HOH प्रोटॉन त्याग रहा है इसलिए अम्ल हो गया, और इससे बना क्या OH माइनस, ये इसका संयुग्मी क्षार हो गया। NH3 ने प्रोटॉन ग्रहण किया इसलिए ये क्षार है, और इसके प्रोटॉन ग्रहण करने से ये NH4+1 बन गया, ये संयुग्मी इसका अम्ल कहलाएगा। देखिए इस क्रिया में यहां पर हमने HOH को प्रोटॉन दाता है इसलिए अम्ल बताया है, और यहां पर ये क्षार की भूमिका में है। इसके बाद नेक्स्ट एक संकल्पना और है लुईस संकल्पना। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन और OH ऋणायन नहीं देते उनको आर्हेनियस की संकल्पना से नहीं समझा जा सकता। तो फिर ब्रोस्टेड-लोरी ने परिभाषा दी, अम्ल क्षार संकल्पना दी, इससे समझा जाएगा। परंतु कुछ पदार्थ यानी कुछ अम्ल और क्षार अप्रोटिक होते हैं, यानी उनमें प्रोटॉन नहीं होता, तो जब प्रोटॉन नहीं होगा तो देंगे कहां से, इसलिए उनको समझाने के लिए फिर लुईस ने संकल्पना दी, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसका मतलब ये धनावेशित होंगे, तो जितने भी धनावेश हैं वो लुईस के अनुसार सब अम्ल हो जाएंगे। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं इसका मतलब इन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब किसी परमाणु पर होती है तो वो ऋण आवेशित होता है। इसका मतलब जितने भी ऋण आवेश हैं वो सब क्षार होंगे लुईस के अनुसार।
तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित होते हैं। तो सभी धनावेश जो हैं, सभी धन आवेशित परमाणु या परमाणु समूह, सभी धनावेशित परमाणु या परमाणु समूह लुईस के अनुसार अम्ल कहलाएंगे। जैसे Na+, K+, Ca+2, Mg+2, जितने भी धनावेशित परमाणु हैं यानी आयन हैं, धनायन, वो अम्ल होते हैं। BF3, Al, Cl3 ये भी अम्ल हैं। देखिए ये अम्ल कैसे हैं, आप ध्यान से समझें, समझ में आ जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का ये परमाणु है, आपको पता है 13वें नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3 होता है, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब ये एक एल्यूमिनियम का परमाणु 3 क्लोरीन परमाणुओं से संयोग कर रहा है, यानी इधर एक क्लोरीन परमाणु, एक ये और एक ये। क्लोरीन परमाणु 17वें नंबर पर आता है, यानी इनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन के परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एल्यूमिनियम से लेकर के स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, स्थायी हो जाता है, यानी अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसी तरीके से ये क्लोरीन परमाणु ये वाला है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा एल्यूमिनियम से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और साझा इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का किया है, तो इसके पास अभी भी अष्टक पूरा नहीं हुआ, यानी अष्टक अपूर्ण है, अष्टक अपूर्ण है। और जिनमें अष्टक अपूर्ण होता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वे अम्ल कहलाते हैं। तो ये BF3 AlCl3 इनमें अष्टक अपूर्ण है, इसलिए ये अम्ल है। अब आती है बात क्षारों की, तो क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी सॉरी उल्टा बोल गया, ध्यान दें। क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो ऋणावेशित परमाणु होता है। इसका मतलब जितने भी ऋणावेशित हैं, ऋणावेश हैं, वो सब क्षार होते हैं, ऋणावेश। जैसे मैं कहूं Cl-, NO3-, SO4-, ये जितने भी ऋणावेशित आयन हैं, ऋणायन हैं, वो सब क्षार हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसके अलावा क्षार के उदाहरण में NH3 अमोनिया, NH3
NH3 अमोनिया। ये अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, तो ये क्षार है। आज के लिए इतना ही। अब आप जितना मैटर पढ़ाया है उतना सब याद करके लाएं और ब्रोस्टेड, लोरी, आरेनियस और लुईस, इन तीनों की अम्ल क्षार संकल्पना को आप नोट करें, याद करें, ध्यान से समझें। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप मेरी YouTube चैनल पर जा कर के उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।